गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8th और क्लास 8th में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 में हमारा जो टॉपिक है वो है कि हाउ एयर एक्सर्ट प्रेशर। बच्चों साइंस तो आप बहुत समय से पढ़ रहे हैं लेकिन जो आपने साइंस के कॉन्सेप्ट समझे हैं वो कॉन्सेप्ट किस तरीके से आपने समझे हैं उनको हम एक बार आज देख लेते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले आज बात करेंगे कि एयर एक्सर्ट करती है प्रेशर कैसे। ये जो आवाज आप सुन रहे हैं, ये जो आवाज आप सुन रहे हैं ये आ रही है एयर ने जो प्रेशर एक्सर्ट किया है उसकी वजह से। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि आपने कभी एयर को देखा है? आपने बिल्कुल एयर को नहीं देखा है क्योंकि एयर क्या होती है, इनविजिबल होती है। इनविजिबल मतलब आप एयर को नहीं देख सकते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एयर के अंदर मास होता है? ठीक है, एयर हैज अ मास, एयर के पास मास होता है। मास क्या होता है अगर आप जानते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो टोटल मैटर प्रेजेंट होता है, क्या? टोटल मैटर, जो टोटल मैटर प्रेजेंट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में। ठीक है, टोटल मैटर जो प्रेजेंट है किसी भी ऑब्जेक्ट में उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मास। ठीक है, व्हाट इज मास अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप बोलेंगे टोटल मैटर विच इज प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड एज मास। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जो टोटल मैटर प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं मास। कुछ बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं मास को वेट से। कुछ बच्चे कंफ्यूज करते हैं मास को वेट से, उनको लगता है कि मास और वेट एक ही चीज है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मास एक अलग कॉन्सेप्ट है और वेट एक अलग कॉन्सेप्ट। बात समझ में आ गई? तो मैंने क्या बताया कि जो टोटल मैटर आपके पास प्रेजेंट है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, जो टोटल मैटर है जिससे वो बना हुआ है दैट इज कॉल्ड एज मास। और जो वेट होता है, वेट क्या होता है? वेट ये होता है कि जो फोर्स लगता है। ठीक है, वेट को अगर मैं डिफाइन करूं, मैं कैसे डिफाइन करूंगा? मैं बोलूंगा फोर्स। ठीक है, वेट को कैसे डिफाइन करूंगा? मैं बोलूंगा फोर्स विद विच, जिसके कारण। ठीक है, विद विच, फोर्स विद विच। ठीक है, फोर्स विद विच ग्रेविटी, ग्रेविटी, ग्रेविटी पुल्स, पुल्स मतलब खींचना, पुल्स द ऑब्जेक्ट। क्या मैंने बोला? अगर मैं बात करूं किसकी, वेट की, तो मैं बोलूंगा फोर्स क्या होता है? फोर्स विद विच, मतलब फोर्स जिसके कारण ग्रेविटी उस ऑब्जेक्ट को पुल कर लेती है। जैसे मान लीजिए आपके बॉडी के ऊपर वो फोर्स जिसकी वजह से ग्रेविटी आपको पुल कर रही है, खींच रही है। ठीक है, तो वो जो फोर्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वेट बोलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट तो आप समझ गए हैं कि जो वेट होता है वो एक अलग कॉन्सेप्ट होता है और जो मास होता है वो एक अलग कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन अभी तक हम दोनों कॉन्सेप्ट को सेम समझते थे, तो अभी हम समझ चुके हैं कि दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग है। अब इसको हम थोड़ा सा डिलीट करते हैं और थोड़ा सा मास और ग्रेविटी के बारे में हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। ठीक है, मास और ग्रेविटी के बारे में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है जब तक आप ये चीज नहीं समझेंगे तब तक आपके लिए थोड़ा सा आगे कॉन्सेप्ट को समझना डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मास और ग्रेविटी के बारे में हम बात करते हैं। अब सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूँ मास, ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूँ मास, तो मास जो होता है, मास, मास की जो यूनिट होती है, मास को हम अगर हमने मेजर करना है तो हम केजी में मेजर करते हैं। हम किस में मेजर करते हैं? केजी में। और अगर जब हमें वेट मेजर करना होता है, वेट, तो वेट हम किस में मेजर करते हैं? न्यूटन में। न्यूटन, एन मतलब न्यूटन। वेट की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। ठीक है, तो जनरली हम जैसे अभी हम आपस में बोलते हैं ना कि हमारा वेट, मान लो मेरा वेट, सपोज एग्जांपल, मेरा वेट 80 केजी है। अगर मेरे से कोई पूछता है कि मेरा वेट कितना है तो 80 केजी है। तो केजी में तो वेट हम बात करते ही नहीं है। केजी में तो हम बताते हैं, क्या बताते हैं? केजी में तो मास बताते हैं। तो हमें सही से, अगर साइंस के हिसाब से अगर हम बात करें तो हमें ये बोलना है कि मेरा जो मास है वो कितना है? 80 केजी है। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरा वेट 80 केजी है तो मैं साइंस के हिसाब से रॉन्ग हूँ। ठीक है, अगर मेरा 80 केजी है, ठीक है, तो वो 80 केजी वेट नहीं होगा, मेरा क्या होगा? मास होगा। क्या होगा? मास होगा। और अगर मेरा मास 80 केजी है और मुझे अगर अपना वेट कैलकुलेट करना है, मुझे अगर अपना वेट कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा? मेरे वेट निकालने की फॉर्मूला होता है, जो मेरा मास है मल्टीप्लाई में कर दूंगा ग्रेविटी को, मल्टीप्लाई में कर दूंगा ग्रेविटी को। ठीक है, अब मेरा जो मास है, मेरा मास कितना है? 80। ठीक है, और 80 में अब जो ग्रेविटी है, अब जो ग्रेविटी क्या होगी बच्चों? ग्रेविटी मतलब मैं एज अ ऑब्जेक्ट में भी कहाँ खड़ा हूँ? मैं अगर अर्थ में खड़ा हूँ तो अर्थ में जो ग्रेविटी होती है वो होती है 9.8। ठीक है, अर्थ में जो ग्रेविटी होती है वो कितनी होती है? 9.8। अगर आप 9.8 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो वैल्यू आएगा
अगर आप 9.8 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 784। क्या आएगा? 784। 784 तो वेट आ गया। अब वेट की यूनिट क्या होती है, मैंने क्या बताया था? न्यूटन। तो मेरा वेट कितना है अर्थ पे? तो वो है 784 न्यूटन। बात समझ में आ गई? तो आप ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए कि मास जो होता है, मास को हम केजी में बताते हैं और वेट को जो हम बताते हैं किसमें, न्यूटन में बताते हैं। अगर मास मेरा 80 केजी है और मुझे वेट निकालना है तो मैं जो मेरा मास है उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा ग्रेविटी से। अर्थ में ग्रेविटी जैसे 9.8 है, ठीक है? अर्थ में ग्रेविटी कितनी है? 9.8 है, ठीक है? तो मैंने 9.8 से मल्टीप्लाई किया। अगर मान लो मैं अर्थ में नहीं हूँ, अगर मान लो मैं अभी अर्थ में नहीं हूँ, मैं अभी मून में हूँ, ठीक है? मैं भी मून में हूँ, तो मून में मेरा क्या वेट हो जाएगा? अगर मैं बात करूँ मून की, ये तो अर्थ का है, ऊपर वाला जो मैंने बात करा, ये बात मैंने करी अर्थ की। लेकिन अगर मैं मून में हूँ, तो मून में मेरा क्या वेट होगा? तो मून में जो ग्रेविटी होती है, वो होती है बच्चों 1.62। मून में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है? ग्रेविटी कितनी होती है? 1.62। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा इससे, तो मेरे पास वैल्यू आएगी 130। और क्या होगा? यूनिट क्या होगी? न्यूटन। तो मेरा मून में जो वेट होगा कितना होगा? 130 न्यूटन। लेकिन मेरा अर्थ में वेट कितना है? 80। ठीक है? अगर मेरा अर्थ में 80 वेट है, 80 केजी है, तो अर्थ में मेरा मास अगर 80 केजी है, तो मेरा जो वहां होगा स्पेस में, ठीक है, अर्थ में जो होगा वो मेरा कितना होगा? 784 न्यूटन। बात समझ में आ गई? तो ये चीजें आपने समझनी है कि मून में ग्रेविटी इतनी है तो मून में मेरा इतना वेट हो जाएगा, अर्थ में ग्रेविटी इतनी है तो मेरा अर्थ में वेट इतना हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में मेरा मास क्या है? 80 है। मास क्या है मेरा एक्चुअल में? 80 है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको मैं और बताता हूँ मास और इसके बारे में। ये थोड़ा सा लंबा है, आप इसको सुन लीजिए, क्योंकि अगर आप ये समझ गए तो आगे आपकी जो फिजिक्स है वो थोड़ा क्लियर हो जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? तो इसको हम थोड़ा सा रोकते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा क्लियर कर लें। पहले इसको क्लियर करते हैं। देखिए, ये क्लियर करके पहले हम पूरा इसको क्लियर करते हैं इस एरिया को, ठीक है? फिर हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, जो कि हमें मास और वेट के बारे में एक चीज और क्लियर कर देगा। मास और वेट के बारे में हमें एक चीज और क्लियर कर देगा। अब वो एक चीज क्या है, अगर हम बात करते हैं, देखिए, हम बात कर रहे हैं मास के बारे में। मास जो होगा, आप कहीं जाएं, एवरीवेयर, एवरी एवरीवेयर, एवरीवेयर का मतलब आप कहीं जाएं, कहीं भी जाएं, चाहे आप अर्थ में हैं, आप चाहे मून में हैं, आप चाहे स्पेस में हैं, आप चाहे किसी दूसरे प्लेनेट में हैं, आपका जो मास है, आपका जो मास है, मास ऑलवेज ऑलवेज रिमेन सेम, ऑलवेज सेम। तो आपका मास कहीं भी नहीं बदलेगा, आपका मास हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। बात समझ आ गई? तो आपसे पूछेगा कि क्या सेम रहता है? मास हमेशा सेम रहता है। और बदलता क्या है? वेट बदल जाता है। WEIGHT, वेट आपका चेंज होते रहेगा। क्यों? वेट क्यों चेंज हो रहा है? अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया मेरा मास तो सेम रह रहा है, मेरा वेट क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि वेट किस पे डिपेंड करता है? ग्रेविटी के ऊपर। वेट किस पे डिपेंड करता है? ग्रेविटी के ऊपर। तो ग्रेविटी हर जगह अलग अलग है, इसलिए क्या है, हमारा वेट चेंज होते रहता है। और मास मेरा क्या है? हमेशा एक ही रहेगा। और मास हम किससे, किस यूनिट से मेजर करते हैं? केजी में करते हैं। और ग्रेविटी हम किस में मेजर करते हैं? एन मतलब न्यूटन में हम ग्रेविटी को मेजर करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं, ठीक है? तो अब हम बात करेंगे आगे कि जो एयर है वो एक्सर्ट करती है फोर्स ऑन एवरीथिंग। जो एयर है, कभी आप देखो ना, कभी इधर से हवा चल रही है, पंखे के आगे आप खड़े हो गए, आप फैन के आगे खड़े हो गए, भैया कूलर के आगे आप खड़े हैं और हवा चल रही है कूलर से, और आपने अपने हाथ में एक कपड़ा लिया, एक हैंकी लिया, बिल्कुल पतला दुबला सा हैंकी लिया और कूलर के आगे रखा। तो हैंकी के ऊपर क्या हुआ? कूलर ने हवा, कूलर की जो हवा थी ना, उसने क्या करा? प्रेशर लगाया। उसने क्या लगा? प्रेशर लगाया और हैंकी भी आपका उड़ने लगा। बात समझ में आ गई? अगर आप कूलर उधर से बंद कर देंगे तो एयर बंद हो जाएगी, एयर बंद हो जाएगी तो आपका हैंकी नहीं उड़ेगा। तो कहने का मतलब है, एयर एक्सर्ट फोर्स ऑन एवरीथिंग। एयर क्या करती है? फोर्स लगाती है सभी के ऊपर। एयर एक्सर्ट फोर्स ऑन एवरीथिंग। तो एयर फोर्स लगाती है। अब हम समझते हैं इस चीज को कि एयर ने प्रेशर तो लगाया, ठीक है, एयर ने प्रेशर लगाया। अगर हम यहाँ देखें तो हमने ये लिखा है एयर एक्सर्ट प्रेशर। एयर एक्सर्ट करती है प्रेशर, कहाँ करती है? सभी डायरेक्शन। तो मान लो यहाँ पे एयर है, ये एक छोटा सा एरिया है, इस एरिया के अंदर एयर भरी हुई है, ठीक है? अब ये एरिया के अंदर एयर भरी हुई है, ये एग्जांपल मैं बताता हूँ। जैसे मान लो ये बलून है, ठीक है, ये बलून है, ये बलून के अंदर एयर है। जब आप बलून फुलाते हैं, इन्फ्लेट करते हैं, और उसके अंदर क्या होती है? एयर होती है। लेकिन जब आप बलून वहां से उसका जो यहाँ से आपने पकड़ के रखा था, जैसे हवा बाहर ना जाए, आप उसको खोल लेते हैं तो एयर बाहर निकलती है। और जब एयर बाहर निकलेगी तो सभी डायरेक्शन में फैलेगी, इधर भी, ठीक है, नीचे भी,
इस साइड भी फैलेगी और इस साइड भी फैलेगी। यानी कि जब एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है तो वो सभी डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करती है। कहने का मतलब ये है, कोई इसे एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं करेगी। दूसरा, हमें जो समझना है वो ये जो कि जो एयर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। अगर आप एयर को देख रहे हैं, जैसे आपके कमरे के अंदर, अगर आपके एक रूम के अंदर बात करते हैं, आपके रूम के अंदर जो एयर है, तो ये एयर के अंदर बहुत छोटे-छोटे पार्टिकल्स हैं। ऐसे यहाँ दिख रहे हैं? ये ऐसे यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, देखो। ये छोटे-छोटे पार्टिकल्स आपके एयर के अंदर दिखने को मिलते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं एयर मॉलिक्यूल्स। एयर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो एयर कैसे बनी है? एयर बनी है छोटे-छोटे पार्टिकल से, जिनको हम क्या बोलते हैं? एयर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। बात समझ आ गई? अब ये जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं, जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये एयर के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? ये जो बच्चों एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, एयर के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? कंटीन्यूअसली मूव करते रहते हैं। यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हो, ये सब घूम रहे हैं। इस तरीके से एयर के मॉलिक्यूल्स कंटीन्यूअस रुकते नहीं है, घूमते ही रहते हैं, घूमते ही रहते हैं। अब देखो, जैसे मान लो एक मॉलिक्यूल है, एग्जाम्पल, एक मॉलिक्यूल है, ठीक है? ये घूम रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल ये भी घूम रहा है, तीसरा मॉलिक्यूल ये भी घूम रहा है। अब घूमते-घूमते कभी ये दोनों आपस में टकराएँगे, ठीक है? कभी ये दोनों आपस में टकराएँगे, कभी ये दोनों आपस में टकराएँगे, कभी ये वाला इसके पास पहुँच के ये टकराएगा। तो क्या है, एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं जो मूव कर रहे हैं कंटीन्यूअसली, लगातार जो मूव कर रहे हैं, ये आपस में घूमते हुए टकराना शुरू करते हैं। टकराना मतलब कोलाइड, कोलाइड्स का मतलब होता है टकराना, टकरा जाना, आपस में टकरा जाते हैं, ठीक है? अब आपस में टकराते हैं। अब हुआ क्या, जब ये टकरा जाते हैं ड्यू टू द कोलिजन, जब ये टकराते हैं, एक मॉलिक्यूल क्या करता है, एक्सर्ट फोर्स ऑन द अनदर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल क्या करता है, दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएगा। एक मॉलिक्यूल दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएगा। एग्जांपल देखो, जैसे मान लो एक हाथ ये आया, ठीक है? एक हाथ ये आया, दोनों हाथों को हमने ताली बजाने के लिए जब दोनों हाथों को मिलाया, तो ये वाला हाथ ने इसके ऊपर फोर्स लगाया और ये वाले हाथ ने इसके ऊपर फोर्स लगाया। हो सकता है इसने ज़्यादा फोर्स लगाया, इसने कम लगाया, लेकिन फोर्स तो दोनों ने लगाया। इसी तरीके के एयर के जो मॉलिक्यूल्स आपस में घूम रहे थे, जब एक-दूसरे से टकराते हैं, तो ये वाला मॉलिक्यूल इस पे फोर्स लगाएगा, ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा। तो एक-दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। अब जैसे मान लो ये फोर्स लगाया, जैसे मान लो ये फोर्स लगाया, ये फोर्स लग रहा है, ये ऊपर से एरो जो दिख रहे हैं, ये फोर्स लग रहा है। और ये कहाँ लग रहा है? ये मॉलिक्यूल के ऊपर लग रहा है। मान लो ये मॉलिक्यूल का एरिया है, इसके ऊपर आपका फोर्स लग रहा है। तो होता क्या, फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। और जो फोर्स लगता है किसी एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर, किसी एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर जो फोर्स लगता है, ठीक है, उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं। और प्रेशर को हम पी से डिनोट करते हैं। प्रेशर का मतलब क्या निकल के आता है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स इनटू एरिया। प्रेशर का मतलब क्या है? प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू एरिया। यानी कि प्रेशर क्या है? जो फोर्स हमने लगाया किसी पर्टिकुलर एरिया के ऊपर, उसको हमने क्या बोल दिया? प्रेशर। तो अब आपके समझ में आ गया कि एयर के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपस में मूव करते रहते हैं, मूव करने में आपस से टकराते हैं, और टकराने की वजह से क्या होता है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर फोर्स लगाता है, और जो फोर्स लगता है इसी को हम क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। ये फोर्स लग रहा है किसी एक एरिया के ऊपर, इसी को हम क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला पॉइंट आपका समझ में आ गया होगा। यानी कि एयर के अंदर अगर मैं आपसे पूछूं एयर प्रेशर क्यों लगाती है, अगर मैं आपसे पूछूं कि एयर प्रेशर क्यों लगाती है, एयर प्रेशर लगाती है क्योंकि उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, वो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं, और कोलाइड करके क्या होता है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर फोर्स लगाता है, और इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं। ठीक है? तो फोर्स एक्सर्टेड बाय वन मॉलिक्यूल ऑन अनदर मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड एज प्रेशर। अब एग्जांपल समझते हैं बच्चों बलून का। किसका एग्जांपल समझ रहे हैं? बलून का। अब बलून के एग्जांपल को अगर आप देखो, बलून के एग्जांपल में आप देखोगे कि जब भी आप बलून को फुलाते हो, जब भी आप बलून को फुलाते हो, ठीक है? तो क्या होता है? आप क्या करते हो? आप अपने मुँह के अंदर जो एयर होती है, उस एयर को बलून के अंदर डाल देते हो। जब आपने बलून को इन्फ्लेट करते हो, इन्फ्लेट का मतलब होता है बलून में हवा भरना, फुलाना। तो जब आप हवा फुलाते हो, तो क्या होता है, आप अपने मुँह के अंदर की जो एयर होती है, वो बलून के अंदर डालते हो। जब आपके मुँह के अंदर की एयर बलून के अंदर जाएगी, तो बलून के अंदर ज़्यादा एयर हो जाएगी, और जब बलून के अंदर ज़्यादा एयर हो जाएगी, तो उसके अंदर बलून के अंदर ज़्यादा एयर मॉलिक्यूल्स भी हो जाएँगे। बात समझ में आ रही है? तो बलून के अंदर जब ज़्यादा एयर मॉलिक्यूल्स हो जाएँगे, तो आपस में मॉलिक्यूल्स एक-दूसरे से टकराना भी शुरू हो जाएँगे। ठीक है? कॉलिजन भी बढ़ जाएँगे, और जब आपस में मोर कॉलिजन्स होंगे, आपस में मॉलिक्यूल्स एक-दूसरे से टकराना शुरू करेंगे, तो एक मॉलिक्यूल दूसरे के ऊपर फोर्स भी लगाएगा। ठीक है? तो जो फोर्स लगा रहा है, उसी फोर्स को हम क्या करें? प्रेशर कह रहे हैं, और प्रेशर भी होगा।
अब धीरे-धीरे करके जितनी ज़्यादा एयर हम डालेंगे उतना ज़्यादा क्या बढ़ेगा? प्रेशर बढ़ेगा और जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना बलून क्या होता है? फूलना शुरू हो जाता है, एक्सपेंड करना शुरू हो जाता है। तो यहाँ क्या देखा आपने? यहाँ किस तरीके से आपने देखा कि बलून के अंदर क्या हुआ? एयर डाली, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हुआ, मॉलिक्यूल्स का जब मूवमेंट हुआ तो मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट की वजह से क्या हुआ? आपस में कोलिजन हुए, कोलिजन की वजह से फोर्स लगा और प्रेशर लगा और प्रेशर की वजह से क्या हुआ? बलून धीरे-धीरे एक्सपेंड यानी कि फूलना शुरू हो गया। अब एक एग्जांपल और, जैसे मान लीजिए आप कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, कोई ग्लास है, देखो ग्लास है, कांच के ग्लास में कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, तो कोल्ड ड्रिंक जब आप पीते हैं, इसमें भी आपकी फिजिक्स लग रही है। फिजिक्स कैसे लग रही है देखो, जब भी आप कोल्ड ड्रिंक के स्ट्रॉ को, ये जो स्ट्रॉ है, इस स्ट्रॉ को अपने मुंह में लेते हैं, तो मुंह में लेते ही क्या कोल्ड ड्रिंक आ जाती है? नहीं आती। क्या कोल्ड ड्रिंक आ जाती है? नहीं आती। अब आप क्या करते हैं? आप अंदर को हवा खींचते हैं। क्या करते हैं? सक करते हैं एयर को। आप अंदर को हवा खींचते हैं। आपने हवा खींची, बात समझ में आ गई? आपने हवा खींची। देखो आपने जैसे मान लो ये स्ट्रॉ है, ये स्ट्रॉ को आपने मुँह में लगाया, यहाँ से ये स्ट्रॉ के अंदर जो एयर भरी हुई थी, हर जगह एयर है। देखो एवरीवेयर देयर इज़ अ एयर, एवरीवेयर देयर इज़ अ एयर, हर जगह क्या है? एयर है। तो यहाँ आपने एयर जो थी, ये एयर को अपने अंदर खींचा। जब आप एयर को स्ट्रॉ में अंदर खींच लेंगे, जब इस एयर को अंदर खींचेंगे तो स्ट्रॉ के अंदर एयर होगी? नहीं होगी। तो स्ट्रॉ के अंदर जो एयर होगी, एयर क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। जब स्ट्रॉ के अंदर एयर खाली हो जाएगी, तो एयर अगर खाली हो गई, मान लो स्ट्रॉ के अंदर की एयर खाली हो गई, तो एयर के मॉलिक्यूल्स भी नहीं होंगे। ठीक है? अगर एयर अगर खाली हो गई, अगर मैं बात करूँ एयर नहीं है, तो एयर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स थे, वो भी मॉलिक्यूल्स यहाँ से गायब हो गए, आपके मुँह के अंदर पहुँच गए। जब मॉलिक्यूल्स यहाँ से चले गए, तो मॉलिक्यूल्स आपस में जो टकरा रहे थे, जो उनमें कोलिजन हो रहा था, वो भी अब नहीं हो रहा है। बात समझ में आ गई? जब कोलिजन नहीं हो रहा है, तो फोर्स जो लग रहा था एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर, वो फोर्स भी नहीं लग रहा है। बात समझ में आ गई? और जब फोर्स नहीं लग रहा है, तो एयर के स्ट्रॉ के अंदर, इसकी स्ट्रॉ के अंदर जो प्रेशर था, जो क्या था? प्रेशर था। ये जो प्रेशर था, वो प्रेशर भी अब नहीं है। बात समझ में आ गई? वो प्रेशर भी अब नहीं है। तो यानी कि क्या है? स्ट्रॉ के अंदर क्या है? प्रेशर कम हो गया। बात समझ में आ गई? तो ये लिखा है स्ट्रॉ के अंदर प्रेशर कम हो गया। तो ये लिखा है द प्रेशर इनसाइड द स्ट्रॉ डिक्रीजेस। अब प्रेशर के अंदर का स्ट्रॉ कम हो जाएगा। स्ट्रॉ स्ट्रॉ के अंदर जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा? क्योंकि एयर को आपने सक करा, एयर के मॉलिक्यूल्स भी चले गए, मॉलिक्यूल चले गए तो कोलिजन रुक गया, कोलिजन रुक गया तो फोर्स रुक गया, फोर्स रुक गया तो प्रेशर खत्म हो गया। अब जब प्रेशर यहाँ खत्म हुआ, तो ये जो नीचे लिक्विड था, अभी आपने देखा ना, ये जो लिक्विड था नीचे बच्चों, ये वाला लिक्विड, अब मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो लिक्विड यहाँ पे था, ये लिक्विड में क्या था? ये लिक्विड में एटमॉस्फेयर ने, ये जो एटमॉस्फेयर था, एटमॉस्फेयर ने इस लिक्विड के ऊपर प्रेशर लगाया था। पहले भी लगाया था, अभी भी लगाया। बात समझ में? पहले भी लगाया था, अभी भी लगा रखा है। ठीक है? अब क्या है? स्ट्रॉ के अंदर क्या था? प्रेशर था, तब ये लिक्विड यहीं रुका था। अब स्ट्रॉ के अंदर प्रेशर कम हो गया, तो क्या हो गया? हाई प्रेशर कहाँ हो गया? यहाँ हो गया, नीचे, जहाँ लिक्विड है। और स्ट्रॉ के अंदर क्या हो गया? लो प्रेशर हो गया। स्ट्रॉ के अंदर क्या हो गया? लो प्रेशर हो गया। तो क्या होगा? लिक्विड जो होगा मूव अपने आप होना शुरू हो जाएगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में। यानी कि लिक्विड जो था ग्लास से स्ट्रॉ के अंदर घुसना शुरू हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉ के अंदर प्रेशर क्या है? लो प्रेशर है। और स्ट्रॉ के बाहर जो लिक्विड है उसमें प्रेशर क्या है? हाई प्रेशर है। और ये हाई प्रेशर किसकी वजह से? एटमॉस्फेयर की वजह से। तो ये लिखा है ना, एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड इज नाउ ग्रेटर। अब बढ़ जाएगा। तो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है, वो पुश करता है लिक्विड को अपवर्ड थ्रू द स्ट्रॉ, और जिस कारण से जो लिक्विड होता है वो स्ट्रॉ में अपने आप ऊपर को बढ़ना शुरू हो जाता है। नहीं, वास्तविकता ये है कि ना हम लिक्विड को खींचते नहीं है, हमें लगता है कि हम कोल्ड ड्रिंक खींच रहे हैं, हम नहीं खींचते हैं। वी पुल अप द लिक्विड इन अवर माउथ, हम पुल नहीं करते हैं। ठीक है? ये करता कौन है? एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो इसको पुश करता है। एटमॉस्फेयर का प्रेशर नीचे लग रहा है और ये प्रेशर लगने की वजह से क्या हो रहा है? ये स्ट्रॉ में भर रहा है और हमारे मुंह तक कोल्ड ड्रिंक पहुंच जा रही है। तो आपने देखा कि छोटी छोटी चीजों के पीछे भी साइंस लगी है। ठीक है? तो अब हम इतनी सारी बातें सुनने के बाद हम ये कह सकते हैं कि एयर एक्सर्ट करती है प्रेशर। बात समझ में आ गई? बिकॉज क्यों करती है? बिकॉज इसके पास मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि मूव करते रहते हैं, और जो मूविंग मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में कोलाइड करते रहते हैं, और कोलाइड करेंगे तो एक दूसरे को फोर्स लगाते रहेंगे। बात समझ में आ गई? और जो एयर जो प्रेशर लगाएगी, एयर का जो प्रेशर लगता है वो सारी डायरेक्शन में लगता है, ऐसा नहीं कि एक ही डायरेक्शन में लगता है। अपवर्ड यानी कि ऊपर भी लगेगा, डाउनवर्ड यानी कि नीचे भी लगेगा, और साइड यानी कि साइडों में भी लगेगा। तो कहने का मतलब क्या है? एयर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स में कोलिजन होते हैं, कोलिजन की वजह से क्या होता है? आपस में फोर्स एक्सर्ट होता है और उसकी वजह से प्रेशर डेवलप होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपके ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर
वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपको कुछ सीखने को मिला है तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और आपके जो दोस्त हैं जो पढ़ाई-लिखाई कर रहे हैं, जिनके लिए ये नॉलेज होगा, इनको शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू।